बिहार पहुंचे चुनाव आयोग की टीम मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार से विपक्ष ने डिमांड की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मॉनिटरिंग करें। पहले से ही ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसे बयानों को लेकर उठ रहे सवालों के चलते चुनाव आयोग मुश्किल में घिरता दिखाई दे रहा है। ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचे तो इन सवालों का सामना उन्हें भी करना पड़ा। दरअसल ज्ञानेश कुमार ने सियासी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। पहली बार वो इस तरह की बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत से कर रहे थे, लेकिन पहली बैठक में ही उन पर सवालों के तीखे हमले शुरू हो गए। बैठक में जमकर बवाल मच गया। विपक्ष के सवालों का जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए। वोटर लिस्ट से लेकर बीजेपी के साथ मिली भगत को लेकर वो पहले से ही सवालों में घिरे हुए हैं। विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया कि ज्ञानेश कुमार अगर उनकी डिमांड नहीं मानेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश लेकर आएंगे। तो बैठक में कैसे बैकफुट पर आ गया चुनाव आयोग, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ ही घंटों में हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंची, दिन भर तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन सुबह सियासी दलों के साथ जो बैठक हुई उसमें चुनाव आयोग की पोल खुल गई। ज्ञानेश कुमार सवालों में ही उलझे रहे। महागठबंधन की तरफ से तीखे सवाल किए गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की है उसमें 47 लाख नाम कैसे काट दिए गए। खास तौर पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें से 3,66,000 वोट काटे गए हैं। आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल किया गया कि ये कौन लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं, एक एक का नाम पता सब कुछ दीजिए। चुनाव आयोग पूरे नामों की लिस्ट उसी तरह जैसे कि उसने पहले 65 लाख लोगों के नाम सियासी दलों को दिए थे, उसी तरह 3,66,000 लोगों के नाम की लिस्ट भी सौंपे। अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। विपक्ष ने साफ कह दिया है कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां की गई हैं उसका पूरा जवाब चुनाव आयोग से चाहिए और आयोग अगर जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसे जवाब मांगा जाएगा। बैठक के बाद सीपीआई-एमएल के नेता कुमार परवेज ने बताया, हम ये भी आग्रह करते हैं कि चुनाव आयोग उन 3,66,000 मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे जिनके नाम हटा दिए गए थे, जिसमें हटाने के कारण और आधार भी शामिल हो। हमारी दूसरी मांग नए मतदाताओं से संबंधित है जिन्हें जोड़ा गया है। हमने चुनाव आयोग से गलत तरीके से हटाए गए नामों, आपत्तियां दर्ज करने वाले व्यक्तियों और जोड़े गए नामों की संख्या की पहचान करने को कहा। ये साफ नहीं है कि काटे गए और नए नामों को क्यों मिलाया गया है, क्योंकि फॉर्म 6 के लिए दोनों की ही आवश्यकता होती है। हमें अलग अलग सूची प्रदान करें। हमारी तीसरी मांग बिहार में लिंग अनुपात को समझाने की थी। जनगणना प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाओं को दर्शाती है, लेकिन एसआईआर सूची में ये 892 है। हमने गरीब, दलित और अल्पसंख्यक इलाकों में बूथ बनाने का अनुरोध किया और जरूरत पड़ने पर मोबाइल बूथों का इस्तेमाल करने का भी अनुरोध किया। हमने कमजोर समुदायों के बजाय प्रभावशाली जातियों से पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति बंद करने की मांग की। लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी डिमांड जो चुनाव आयोग को लेकर होने वाली बयानबाजी को लेकर है और जो मुद्दा उठाया गया है उससे चुनाव आयोग के साथ बीजेपी भी मुश्किल में फंस गई है। आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग से कहा गया है कि कोई भी नेता व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करे, चुनावी रैली में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करे। आरजेडी की ये डिमांड सीधे सीधे पीएम मोदी के पुराने बयानों से जोड़कर देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी के चुनावी बयानों को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने तीखा हमला किया था और उन्हें एम शब्द से नफरत करने वाला बताया था, क्योंकि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने मटन, मछली, मुगल, मुस्लिम लीग, मदरसा, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे बयान दिए थे। ऐसे में विपक्ष की डिमांड है कि अगर कोई भी नेता चाहे कितना बड़ा हो, इशारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही था। अगर अमर्यादित बयान देता है तो उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई की जाए जैसे विपक्ष के नेताओं के बयानों पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आपको नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों का हम हवाला भी देते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 25 मई 2024 को बिहार के पाटलिपुत्र की सभा में कहा था, इंडिया अलायंस को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उन्हें वहां जाकर मुजरा करना है तो वो भी करे। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया था। पाटलिपुत्र सीट से महागठबंधन की तरफ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी। पीएम के बयान का यह असर हुआ कि पहले इस सीट को लेकर कहा जा रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान के चलते यहाँ के लोगों में नाराजगी देखी गई और मीसा भारती बड़े अंतर से चुनाव जीत गई थी। इसके अलावा 21 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने राजस्थान की एक चुनावी सभा में कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी और हिसाब लगाया जाएगा। उनके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। पीएम मोदी का इशारा सीधे सीधे मुसलमानों को लेकर था। प्रधानमंत्री ने और भी कई बयान दिए थे जिसे विपक्ष ने अमर्यादित बताया था।
चुनाव आयोग में अगर किसी नेता के बयान की सबसे ज्यादा शिकायतें की गई थी तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को एक भी नोटिस नहीं दिया था, जबकि विपक्ष की तरफ से कोई नेता अगर अमर्यादित बयान दे देता तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई हो जाती थी। उसके चुनाव प्रचार करने पर 1 से 2 दिन तक के लिए रोक लगा दी जाती थी। लेकिन पीएम मोदी लगातार चुनावी सभाएं करते रहे थे। लेकिन अब विपक्ष की चुनाव आयोग से डिमांड है कि इस तरह के बयान कोई भी दे, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग से विपक्ष की तरफ से एक और डिमांड की गई है और वो है फॉर्म 17C। ये फॉर्म बताता है कि संबंधित बूथ पर कितने वोटर हैं, कितने लोगों ने वोट डाला, इनमें से कितनी महिलाएं थी और कितने पुरुष वोटर थे। वोटिंग को लेकर इसमें पूरी डिटेल होती है। और विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग से कहा गया है कि फॉर्म 17C वैसे तो हर पोलिंग एजेंट को हर बूथ का पीठासीन अधिकारी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन किसी भी दल के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो हर बूथ पर अपने एजेंट तैनात कर सके। ऐसे में कुछ बूथों के फॉर्म 17C उनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि चुनाव आयोग के पास 2 दिन के अंदर सभी फॉर्म 17C की कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है। इस कॉपी को विधानसभा उम्मीदवारों को सौंपने की डिमांड की गई है। वैसे आपको बता दें कि फॉर्म 17C का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, लेकिन चुनाव आयोग ने संसाधनों के अभाव और चुनाव के बोझ के चलते साफ कह दिया था कि उसके लिए ये संभव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की इस बात को मान लिया था। लेकिन विपक्ष चाहता है कि विधानसभा स्तर पर ही कम से कम जो उम्मीदवार है उसे फॉर्म 17C की डिजिटल रिपोर्ट दी जाए। विपक्ष का कहना है कि फॉर्म 17C अगर चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया जाता है तो कई सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। इससे ये चुनाव आयोग पर उठने वाले वो सवाल भी छट जाएंगे जिसमें शाम को अचानक वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर सवाल किए जाते हैं, क्योंकि फॉर्म 17C में इसकी पूरी डिटेल होती है। इसलिए विपक्ष अपने सवालों से पहले फॉर्म 17C में ही इसके जवाब तलाश लेगा। और चुनाव आयोग पर जो धांधली के आरोप लगते हैं वो आरोप नहीं लगेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग विपक्ष की डिमांड को मान ले। अगर चुनाव आयोग विपक्ष की डिमांड नहीं मानता है तो फिर इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहेंगे। ऐसे में ज्ञानेश कुमार सबसे ज्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सवाल लगातार चुनाव आयोग से पूछे जाते रहे हैं और जिनका जवाब चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं होता है, वो अब विपक्ष ने पटना में फिर से पूछ लिए हैं। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के लिए बीजेपी का समर्थन करना भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।